Hello, my dear students. Today I am here to discuss with you a very important topic from the life process chapter, and the topic is nutrition in human beings. हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोपिक है, हिट्रोट्रोपिक है, और मेनली ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है दैट इज़ ऑफ हिट्रोट्रोपिक टाइप, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय एनी प्रोसेस, दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ऑब्टेन देयर फूड. तो ह्यूमन बींग के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे परफॉर्म होता है. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ह्यूमन बींग के अंदर जो न्यूट्रिशन है दैट इज़ बेसिकली नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर सॉलिड फूड इज एनगल्फ्ड. एक न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप जहाँ पर जो सॉलिड फूड है वो बॉडी के अंदर जाता है, और वहाँ पर बॉडी के अंदर जाने के लिए देयर इज़ अ स्पेशल ओपनिंग नोन एज माउथ, और वहाँ से अंदर जाने के बाद उस फूड के ऊपर फर्दर एक्शन होता है. तो सबसे पहले आपका 1 मार्क क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, देन दैट न्यूट्रिशन टाइप इज होलोजोइक. ठीक है, होलोजोइक मीन्स सॉलिड फूड इज इंजेस्टेड. इंजेस्टेड मीन्स टू टेक इन. तो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. अगर स्टेप्स की मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि होलोजोइक न्यूट्रिशन है क्या, कौन कौन से स्टेप उसके अंदर आते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन. व्हाट इज इंजेशन? इट इज़ द टेकिंग इन ऑफ सॉलिड फूड. जो भी फूड पार्टिकल है उसको बॉडी के अंदर लेना, टेकिंग इन ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन. अब देखो, जो फूड बॉडी के अंदर गया है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स. वो कॉम्प्लेक्स फूड में है, दैट इज़ नॉट सिंपल. तो क्या करना है, उसके अंदर से एनर्जी निकालने के लिए पहले उसका क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है. सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल. जो कॉम्प्लेक्स फूड खाया है उसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है. आफ्टर दिस द नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. और एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है कि ये जो सिंपल फूड पार्टिकल अब बन गया है, तो सिंपल फूड पार्टिकल जो है उसको ब्लड के अंदर भेजना है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं है, ये काम तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो रहा है डाइजेशन का. अब हमारे हाथ हैं, पैर हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लीवर, किडनी, हर किसी को तो ज़रूरत है एनर्जी की. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से ये जो डाइजेस्टेड फूड है दैट विल गेट एब्जॉर्ब्ड इन blood. So what is absorption? It is the entry of digested food in blood. जो भी digested food है, जो भी हमारा सिंपल फूड है, उसको किसके अंदर एंटर करवाना, ब्लड के अंदर, so that it can be transported to each and every part of the body. This is absorption. ये है absorption. और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एसिमिलेशन. अब देखो, खाना हमने किसके लिए खाया है, टू गेट एनर्जी. एनर्जी के लिए. तो अगर यहाँ पर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो यहाँ पर परफॉर्म करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या है कि जो भी हमारा फूड ब्लड के अंदर गया था, नाउ दैट फूड विल एंटर इनटू सेल. सेल के अंदर जो है वो फूड एंटर करेगा, मेनली आप कह सकते हो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, या कोई दूसरी फॉर्म भी हो सकती है. और जब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है then we get energy. So the process of getting energy from food is known as assimilation, जिसको हम basically respiration भी बोल देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा. इसके बाद देखो, जो भी ब्लड के अंदर गया, अब सेल ने एनर्जी निकाल ली उस खाने के अंदर से, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे का पूरा फूड पार्टिकल जो है वो एनर्जी निकालने में चला गया. डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेस्ट तो बचेगा, क्योंकि जहाँ पर चीज़ें बनेंगी, बिगड़ेंगी, वहाँ पर वेस्ट डेफिनेटली बनेगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इजेशन, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट. रिमूवल ऑफ वेस्ट. So these are basically 5 steps under the holozoic
न्यूट्रिशन, द फर्स्ट वन इज इंजेक्शन जहाँ पर फूड को अंदर लिया गया है, सेकेंड इज डाइजेशन जहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में टूट गया है, नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्टेड फूड है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से ब्लड में एंटर कर गया है, एसिमिलेशन मीन्स टू गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड जो कि सेल के अंदर ये काम होगा, अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर जो अलग अलग टिश्यू हैं और अलग अलग टिश्यू के अंदर जो अलग अलग सेल हैं वहाँ पर ये काम होगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा इजेशन कि जो भी वेस्ट यहाँ पर बचा होगा वो यहाँ पर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था यहाँ पर। अब देखो अगर मैं फूड की बात करती हूँ तो फूड के अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो एक ब्रीफिंग मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगी थोड़ी सी डाइजेशन की, जिसको कि हम यहाँ पर आपको लेके चलेंगे, लेकिन 1 मिनट में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि एक हमारा फूड कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के फाइनल प्रोडक्ट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा ही डाइजेशन के बाद एक फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती हैं और उस फॉर्म को हम बोलते हैं ग्लूकोज। आप जब भी कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो डाइजेशन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ग्लूकोज, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी और ये आपकी सिंपल फॉर्म होगी। जब भी आप प्रोटीन्स खाओगे, प्रोटीन्स दालें हैं, प्रोटीन्स आप जब भी खाओगे तो प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट बनेगा एमिनो एसिड्स। ठीक है, जब भी फैट्स खाएंगे, घी है, ऑयल है, जो भी खाएंगे तो उनका एंड प्रोडक्ट बनेगा फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड्स। तो अब हम जो प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम यही पढ़ेंगे कि हमारे फूड के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कहाँ पर क्या एक्शन होता है, प्रोटीन्स के ऊपर कहाँ पर क्या एक्शन होता है और फैट्स के ऊपर कहाँ पर क्या एक्शन होता है। दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो उसके लिए हमें जानना होगा पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊं, देन वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। बेसिकली पार्ट से मैं आपको अवेयर करवा देती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है हमारे माउथ से। ठीक है, और माउथ के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज़ फेरिंग्स, वो कॉमन चैम्बर जहाँ पर हमारा फूड पाइप और विंड पाइप दोनों आपस में मिलते हैं। उसके बाद ये हमारा फूड पाइप, ईसोफेगस। फूड पाइप हमारा खुलता है एक मस्कुलर बैग के अंदर जिसको हम स्टमक बोलते हैं। स्टमक जो है वो हमारा नेक्स्ट ओपनिंग के साथ जुड़ जाता है, दैट इज़ आर स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से बनती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं। अब यहाँ पर जगह जगह पर कुछ ग्लैंड्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर लीवर है, लीवर के साथ ही एक ऑर्गन जुड़ा हुआ है गोल ब्लैडर, और उसी के साथ यहाँ पर एक और भी ग्लैंड है पैनक्रियाज। ठीक है, और ऊपर जो है वो है हमारे यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी बाय प्रोसेस, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ पर फूड जाता है और क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला जो पार्ट होता है हमारा उसको तो हम बोलते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। वन इज़ द एलिमेंट्री कैनाल और प्लस हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सेकेंड वन इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से आएंगे? ऑर्गन फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ टू एनस तक के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो कहलाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। देखो कौन कौन सा आया? माउथ आया, फूड पाइप आया, स्टमक आया, स्मॉल इंटेस्टाइन आई, लार्ज इंटेस्टाइन आई, रेक्टम आया और एनस आया। तो यहाँ तक के जो ऑर्गन होते हैं वो कहलाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो फिर ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर दोज स्पेशल ग्लैंड्स और ऑर्गन्स विच प्रोवाइड सिक्रीशन, जो कि अपने अंदर से सिक्रीशन देते हैं फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड के डाइजेशन के लिए अपने अंदर से सिक्रीशन देते हैं उनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, ये अपने अंदर से कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे। और बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 जो हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं। सबसे पहला है सलाइवरी ग्लैंड,
जो कि हमारे माउथ के अंदर होता है। दूसरा है हमारे पास लीवर, ठीक है, और थर्ड वन है हमारे पास पेनक्रियाज। वी आर हैविंग दीज 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिनके रोल को हम पढ़ेंगे इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो लेट्स डिस्कस द प्रोसेस। सबसे पहले जो फूड है दैट विल एंटर इनटू माउथ। सबसे पहले खाना कहाँ पर एंटर होगा? माउथ के अंदर। सो व्हाट विल हैपन इन द माउथ? माउथ के अंदर क्या होगा कि माउथ के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, और वो 3 चीज़ें माउथ के अंदर हमारे पास क्या क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर टिथ, ठीक है, और उसी के साथ हमारे पास है टंग, और उसी के पास हमारे पास है यहाँ पर सलाइवा। ये 3 चीज़ें होती हैं माउथ के अंदर। टिथ क्या करते हैं? टिथ विल हेल्प इन द कटिंग एंड चीविंग ऑफ फूड। जो भी हमारे पास फूड है उसको कट करेंगे, कटिंग एंड चीविंग, और उसको च्यू करवाने में हेल्प करेंगे। सो ये होगा पहला फंक्शन माउथ के अंदर। अब क्या होगा? टंग, दैट विल हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड। जिस फूड को कट किया जा रहा है, च्यू किया जा रहा है, उसको मिक्स किया जाएगा, और मिक्स किसके साथ किया जाएगा? सलाइवा के साथ किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है सलाइवा, व्हाट इज़ दिस? हमारे माउथ के अंदर एक फ्लूइडी सिक्रीशन होता है, पानी जैसा है लेकिन पानी नहीं है। ये जो सलाइवा होता है, इट इज़ द सिक्रीशन ऑफ आवर फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, दैट इज़ सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर से सलाइवा निकलता है, और ये हमारे फूड के अंदर मिक्स होता है, एंड इट सॉफ्टन्स द फूड। फूड को सॉफ्ट करने का काम करता है, और साथ में डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। सलाइवा के अंदर क्या है? सलाइवा कंटेन्स एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। इसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, और ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? दिस सलाइवरी एमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च। ये सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, एंड इट कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू माल्टोज। ये स्टार्च को जो है वो माल्टोज के अंदर चेंज कर देता है। माल्टोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फूड का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया? माउथ से ही शुरू हो गया है। माउथ के अंदर टिथ ने फूड को कट किया, च्यू किया, टंग ने मिक्स किया सलाइवा के साथ फूड को, और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम था सलाइवरी एमाइलेज, जिसने स्टार्च को डाइजेस्ट करके क्या कर दिया? चेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज, सुक्रोज भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब ये इतना काम हमारे माउथ के अंदर हो गया, कटिंग चीविंग। आई थिंक टिथ के बारे में आपको पता ही होगा कि वी आर हैविंग 4 टाइप ऑफ टिथ। अगर यहाँ पर बताऊँ, सबसे पहले इंसीजर होते हैं, इंसीजर के बाद फिर कैनाइन होते हैं, कैनाइन के बाद फिर प्रीमोलर होते हैं, और प्रीमोलर के बाद मोलर होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये हमारे पास 4 तरीके के टिथ होते हैं, ठीक है। तो ये इतना एक्शन फूड का हुआ हमारे माउथ के अंदर। अब माउथ के बाद जो है वो फूड दैट विल एंटर इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स के अंदर फूड पे कोई एक्शन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ एक एक्टिविटी होगी कि फेरिंग्स के अंदर क्या है कि विंड पाइप के ऊपर एपिग्लोटिस है, जो कि फूड को विंड पाइप के अंदर जाने से बचाएगी। नाउ द फूड विल एंटर इनटू द फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। तो अब ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। सो नो डाइजेशन अकर्स इन ईसोफेगस, कोई डाइजेशन नहीं होता। तो ईसोफेगस जो है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर से जो फूड है वो कैसे नीचे आएगा? तो ऊपर से टंग ने फूड को धकेला, फेरिंग्स में आ गया, फेरिंग से अब फूड पाइप ईसोफेगस में आ गया। तो ईसोफेगस के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट अकर्स, जिनको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दीज आर नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होते हैं वो इस तरीके के मूवमेंट होते हैं, लाइक दिस, ऐसे ऐसे मूवमेंट होते हैं। तो इस मूवमेंट में क्या होता है कि जो हमारा फूड पाइप है ये चर्न करता है, ऐसे चर्निंग मूवमेंट होती है इस तरीके से। मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट
by which the contraction and relaxation of muscles contract relax due to contraction and relaxations of muscles of food pipe, the food is pushed in forward direction. फूड इज पुश्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से यूं करके फूड को नीचे की तरफ जब धकेला जाता है, देन दैट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से द मूवमेंट बाय द contracting and relaxing of muscles to push the food in forward direction, those are known as peristaltic movement. अब देखो फूड पाइप के बाद फूड आ गया स्टमक के अंदर. अब स्टमक के अंदर फूड के ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट एक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टमक हमारा सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ऑर्गन है और यहाँ पर खाना सबसे लंबे टाइम तक रहता है स्टमक के अंदर. शेप देखोगे जे शेप्ड दिखता है, मस्कुलर बैग है, मसल्स से बना हुआ है. लगभग अगर हम कहते हैं कि 8 आवर्स लगते हैं डाइजेशन में, तो 5 से 6 घंटे तक जो खाना है वो हमारे स्टमक के अंदर ही रहता है. तो जब स्टमक के अंदर फूड होता है, देन व्हाट हैपन्स टू द फूड. तो यहाँ पर फूड के साथ देखो क्या होता है. स्टमक के अंदर एक एसिड रिलीज होता है एंड दैट इज नोन एज HCl. कमाल है, एसिड है स्टमक के अंदर, तो हमारा जो स्टमक है क्या वो बर्न नहीं कर जाएगा? इसे नहीं करेगा, क्योंकि जो स्टमक की जो लेयर्स होती हैं, द लेयर्स ऑफ स्टमक, और जो लेयर्स के सेल्स होते हैं वो एक और स्पेशल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, दैट इज म्यूकस. HCl और म्यूकस दोनों ही स्टमक के सिक्रीशन हैं. HCl क्या करेगा? HCl विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड मेनली द प्रोटीन्स, एंड म्यूकस दिस विल प्रिवेंट आवर स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl. जो म्यूकस है वो स्टमक की वॉल्स को HCl के एक्शन से बचाएगी, क्योंकि एसिड के तो नाम से ही हमें डर लगता है कि दीज आर कोरोसिव इन नेचर, किसी भी सब्सटेंस को इजीली जो है वो बर्न कर सकते हैं. तो म्यूकस विल प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl. अब देखो HCl क्या करता है. स्टमक के अंदर एक एंजाइम रिलीज होता है एंड दैट इज नोन एज पेप्सिन. पेप्सिन एंजाइम. जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है इन स्टमक, और इसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजन या प्रोपेप्सिन. ठीक है, पेप्सिनोजन या प्रोपेप्सिन, इट इज़ द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन. जैसे ही ये HCl के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आता है तो ये बन जाता है एक्टिव पेप्सिन. क्या बन जाता है? एक्टिव पेप्सिन. और ये एक्टिव होने के बाद किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? दीज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स जब पेप्सिन के कांटेक्ट में आएंगी, व्हेन द प्रोटीन्स विल कम इन द कांटेक्ट ऑफ पेप्सिन्स, तो वो यहाँ पर चेंज होनी शुरू हो जाएंगी. पेप्टोन्स आप कह सकते हो. अगर ज़्यादा डिटेल में आप नहीं जाना चाहते, देन यू कैन सिंपली से एमिनो एसिड. लेकिन अभी तो प्रोटीन्स का डाइजेशन एक जगह और भी होना है, तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं वो सिंपल फॉर्म में चेंज होती हैं पेप्टोन्स में, और पेप्टोन्स के बाद एमिनो एसिड में वो कन्वर्ट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, तो पेप्सिन का ये वर्क है. यहाँ से एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कंपटीशन में कि अगर हमारे स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन. तो डेफिनेटली अगर HCl सिक्रीट नहीं होगा तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, और पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा तो किसका डाइजेशन नहीं होगा? प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं होगा. तो अगर क्वेश्चन आए कि स्टमक में HCl नहीं है तो किसका जो डाइजेशन है वो अफेक्ट होगा? डेफिनेटली द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स विल गेट अफेक्टेड देयर. ठीक है, तो स्टमक के अंदर ये काम हो रहा है. उसी के साथ स्टमक के अंदर भी लगातार मूवमेंट चलते रहते हैं, बिकॉज मसल्स आर देयर, और फूड जो है वो लगातार मिक्स होता रहता है. अब स्टमक के अंदर लंबे टाइम तक रहने के बाद जो फूड है दैट एंटर्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है डिओडिनम. ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, डिओडिनम, उसके अंदर जब फूड आता है तो आप देखोगे कि इस डिओडिनम का जो कनेक्शन है वो दो और जो है वो ग्लैंड्स के साथ है. एक तो ये जो लीफ लाइक ग्लैंड आपको स्टमक के नीचे दिखाई दे रहा है, दिस इज पैनक्रियाज, और एक ये जो दूसरा ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, लीवर. गोल ब्लैडर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका क्या फंक्शन है? तो अभी बताते हैं इसके बारे में आपको कि हमारा जो लीवर होता है दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड
इन आर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो कौन सा है? लीवर है। ये अपने अंदर से एक जूस सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, अब देखो ये बाइल जूस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। दिस बाइल जूस हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फैट जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फूड होता है और उसको हम इस तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो पहले जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे केम इनटू कॉन्टैक्ट ऑफ बाइल जूस, वो बाइल जूस के कॉन्टैक्ट में आते हैं और बाइल जूस के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो बन जाते हैं स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहले कैसे थे? लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स और बाद में कैसे बन गए? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स। किसके कांटेक्ट में आए? बाइल जूस के कांटेक्ट में आए। बाइल जूस ये जो प्रोसेस परफॉर्म करता है by which the large fat molecules are get converted into small fat molecules, beta this process is known as emulsification। most frequently asked question, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है emulsification। what do you mean by emulsification or what is the role of bile juice in digestion? Emulsification is the breakdown of large fat molecules into smaller fat molecules by the action of bile juice। ठीक है, अब देखो लीवर जो बाइल जूस सिक्रीट करता है वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट नहीं करता। ये जो बाइल जूस होता है दैट गेट स्टोर्ड इनटू गोल ब्लैडर, जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय या फिर पित्त की थैली, गोल ब्लैडर। इसके अंदर जो बाइल जूस होता है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, पीलिया की जो बीमारी होती है जॉन्डिस, दैट इज ड्यू टू द ओवर सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। ठीक है ना, तो जॉन्डिस के अंदर, पीलिया के अंदर हमारा लीवर ही अफेक्टेड होता है। तो गोल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस, यहाँ पर जो है वो लीवर के अंदर से जो बाइल जूस निकला वो गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर के अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब बाइल जूस गया तो इसने क्या किया? इसने फूड फैट के ऊपर एक्शन किया और फैट को चेंज कर दिया स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब पेनक्रियाज के अंदर से क्या आएगा? ये जो पेनक्रियाज है ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपना सिक्रीशन देगा तो इसका क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ पेनक्रियाज? अब पेनक्रियाज के बारे में जानते हैं। इट इज़ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। पेनक्रियाज के अंदर से जो सिक्रीशन आते हैं दोज आर नोन एज पेनक्रिएटिक जूस, उनको हम बोलते हैं पेनक्रिएटिक जूस। अब पेनक्रिएटिक जूस जो है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल एंजाइम्स। इसके अंदर कई सारे एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। पीछे कौन था? पेप्सिन था, अब कौन है? ट्रिप्सिन है। किसको चेंज करेगा? जो पीछे पेप्टोन्स बने थे प्रोटीन से, उनको अब किसके अंदर चेंज कर देगा? एमिनो एसिड्स के अंदर चेंज कर देगा। ठीक है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के साथ ही इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है दैट इज लाइपेज। ठीक है, लाइपेज किस में हेल्प करता है? ऊपर देखो बाइल जूस के कारण क्या हुआ था? इमल्सिफिकेशन, और बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल छोटे बन गए थे। अब ये जो छोटे फैट के मॉलिक्यूल हैं इनके ऊपर जो है वो कौन एक्शन करेगा? लाइपेज। और लाइपेज जो छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स हैं इनको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स के अंदर। तो दिस विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो पेनक्रियाज के अंदर जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करेगा, जो लाइपेज है वो यहाँ पर फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ देखो स्टमक के अंदर से जब फूड आया था तो वो काफ़ी एसिडिक था, हाईली एसिडिक। तो इंटेस्टाइन के अंदर जब आता है तो पेनक्रिएटिक जूस और कुछ इंटेस्टाइन के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो मिलकर उसको बेसिक बनाते हैं, एल्कलाइन बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एसिडिटी में जो फूड है उसके ऊपर फर्दर डाइजेशन नहीं हो सकता। तो अब जो हमारा ये जो नेक्स्ट पार्ट चल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, केवल नाम के लिए स्मॉल है, बाकी अगर पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बात की जाए तो सबसे बड़ा ऑर्गन यही है। फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? डायमीटर कम है, जो ल्यूमन है डायमीटर कम है, जो पाइप है वो बहुत नैरो है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कह देते हैं। बाकी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, कई मीटर लंबी है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है डिओडिनम, दूसरा जो यहाँ पर जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं जेजुनम, और तीसरा जो पार्ट होता है ये होता है इलियम।
जो इलियम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। जो ये हमने बात की है ना कि प्रोटीन्स का डाइजेशन होगा, फैट्स का डाइजेशन होगा, वो डाइजेशन यहाँ पर इस लास्ट पार्ट के अंदर आकर कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इलियम के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और प्रोसेस शुरू होगी एब्जॉर्प्शन। यहाँ से शुरू हो जाते हैं ये पार्ट हमारा, बस इतना सा पार्ट होता है जेजुनम का, तो बाकी ये सारा इलियम है। तो यहाँ पर इलियम के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो वो जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर यहाँ पर हम खोल कर देखेंगे तो ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन की आउटर स्ट्रक्चर, और जो इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्ट्रक्चर बनाती है ऐसे। ठीक है, तो ये देखो, एक तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ये एक तो स्ट्रेट लाइन है ऐसे और एक ये ऐसे है, तो दोनों में से सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? डेफिनेटली इसका ज़्यादा होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा विल्लाई। ठीक है, विल्लाई आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, these are the finger like structure that increases the surface area for absorption, increases surface area for absorption of food। ठीक है, जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। एक तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हो, फूड आएगा सीधा चला जाएगा, ऐसी स्ट्रक्चर होगी फूड विल एंटर हेयर एंड देयर एंड दिस विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्योंकि अगर मैं विल्लाई के बारे में आपको बताऊं तो विल्लाई की स्ट्रक्चर होती है बेटा ऐसे ये, और जैसा कि आपने लंग्स में पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी जो विल्लाई होती है दैट इज हैविंग नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इस तरीके से विल्लाई के ऊपर नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, एंड कैपिलरीज के अंदर जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। सो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन फूड का कंप्लीट हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन भी, मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेस्टेड फूड, जो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब भी हो चुका है, तो जो भी रिमेनिंग मटीरियल है मेनली दैट इज वेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पार्ट एंटर करता है वो वेस्ट एंटर करता है, और अब उस वेस्ट के अंदर जो कुछ सोल्ट्स रह गए हैं, वाटर रह गया है, उस वाटर का और सोल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसको लार्ज इसलिए कहते हैं, साइज छोटा है लेकिन डायमीटर काफ़ी चौड़ा है, तो डायमीटर लार्ज होने के कारण इट इज़ नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर सोल्ट्स और वाटर जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो सॉलिड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से आ जाता है रेक्टम के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से सोल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी अब वेस्ट बचा है दैट वेस्ट गेट स्टोर्ड इनटू रेक्टम, और रेक्टम में वो वेस्ट तब तक रहेगा जब तक कि रेक्टम के अंदर रिफ्लेक्सेस नहीं बनेंगे और हमें उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की डिज़ायर नहीं होगी। तो जब हम जो है वो यहाँ पर वेस्ट को बाहर निकालना चाहेंगे देन द वेस्ट विल कम आउट थ्रू द एनस। तो एनस इज़ द लास्ट पार्ट दैट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। तो एनस से जो वेस्ट है वो बाहर आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो कि आपको बताना है मुझे। इन कमेंट यू कैन लीव द आंसर कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव लार्ज इंटेस्टाइन। किसके अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा बड़ी होती है, इन हर्बीवोर्स और इन कार्निवोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कारण भी बताएंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा होना क्या रीज़न है उसके पीछे, किसके अंदर होती है, हर्बीवोर्स के अंदर या फिर कार्निवोर्स के अंदर। ठीक है, तो होप आपको ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है आई ट्राई टू मेक यू क्लियर थ्रू द वेरी इजी पॉइंट्स। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप एक बार लास्ट में फिर से एक ओवरव्यू ले सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये हमारा पूरा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हमने जाना है। एक लास्ट पार्ट और मैं आपको बता देती हूँ।
आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आई एम हैविंग अपेंडिक्स पेन। ये अपेंडिक्स क्या होती है, ठीक है ना। सो व्हाट इज अपेंडिक्स? अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है कि कभी हमारे अंदर वो ऑर्गन जो है वो फंक्शनल था हमारे एंसेस्टर्स के अंदर, लेकिन हमारे अंदर वो ऑर्गन फंक्शनल नहीं है। तो हमारे एंसेस्टर्स जब रॉ फ्लैश खाते थे, कच्चा मांस जब खाते थे, तो ये जो अपेंडिक्स है ये कहीं ना कहीं उसके डाइजेशन में हेल्प करती थी। लेकिन अब हम सब ने पका हुआ खाना शुरू कर दिया है, तो इस अपेंडिक्स का जो है वो कोई ज़्यादा रोल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नहीं रह गया है। तो कई बार कोई फूड पार्टिकल अपेंडिक्स के अंदर जो है वो चिपक जाता है इसकी सरफेस के साथ, और वो वहीं पर जो है वो सड़ जाता है, वहीं पर डिकम्पोज हो जाता है, और उसके डिकम्पोजिशन के कारण जो अपेंडिक्स की जो वॉल्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, ड्यू टू विच वी फील सीवियर पेन। ठीक है, काफ़ी सीवियर पेन यहाँ पर होता है। तो क्या किया जाता है, सर्जरी के अंदर इस अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है, और हमें इससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये कैसा ऑर्गन है, इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन आर बॉडी। ठीक है, पहला पार्ट जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करती है, दैट पार्ट इज नोन एज सीकम, and you will also answer me the role of cecum in the case of herbivores. Cecum, CAECUM, cecum. ठीक है, so this is homework for you. Give the answers me of these questions, and this is all about the topic.